أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। जो ऑफिसर आए हुए हैं उनका मुतारफ़ कराएं अपना। मोहम्मद अख्तर एडिशन फाइनेंस सेक्रेटरी मॉनिटरिंग, शेख नदीम अमजद डायरेक्टर जनरल ऑडिट पंजाब, मुशाहिद बलोच डिप्टी आपका माइक ऑन नहीं है। अशीरी नाज डीजी आबाद रावलपिंडी फ्रॉम पीएनडी। सेक्रेटरी साहब आपके आए हुए हैं, हम कॉफ़ी पी रहे थे कहीं पे, मैं उनको ढूंढ के आए हैं। जी मैडम। सर, डॉक्टर किरण खुर्शीद डीजी मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन पीएनडी बोर्ड। सर कमर रियाज चीमा डायरेक्टर कमर्शियल ऑडिट पंजाब। सेक्रेटरी साहब अपना तारुफ करा दें, फुल नेम। सर रफ़ाकत अली, मैं सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब सर। लेट्स टेक अप आबाद फर्स्ट। सर ये जी ऑडिट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की मीटिंग है 2023-24 की। इसमें समरी में बताता जाऊँ सर, इसमें जो टोटल 4 महकमे होंगे जिनको डिस्कस करेंगे सर। इसके प्री पीएसी है सर 11 अगस्त 2025 को हुई है, और उसके डिसीजंस यही हुए हैं जो जून में प्री पीएसी है वही इंप्लीमेंट किए जाएँ, क्योंकि वो डिसीजंस अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुए। टोटल प्रिंटेड पैराज सर एसटीएसी की थी इन्होंने। सर एसटीएसी से ज़्यादातर केस नहीं हुई सर, एसटीएसी नहीं हुई। एसटीएसी नहीं हुई जी सर, एसटीएसी नहीं। कब से नहीं हुई एसटीएसी? सर इस रिपोर्ट की तो नहीं हुई, ये 2001-3 की जी नहीं, अभी तक नहीं हुई। नहीं सर। 2021-22 की रिपोर्ट 23-24 की है। जी सर, फाइनेंशियल ईयर 21 से 23 तक है और ऑडिट ईयर 23-24 है। सेक्रेटरी साहब आपने एसटीएसी नहीं की इसकी? सर एसडीएसी तो इसमें हुई है सर, परसों भी एक हमने कंडक्ट की थी सर। एक्चुअली लास्ट तो 2 महीने और उससे पिछले जो 2 महीने सर, पहले एडीपी फॉर्मुलेशन में थोड़ी ज़्यादा मसरूफियत रही सर, और अभी सर लास्ट 2 मंथ्स जो हैं जुलाई और अगस्त का सर बड़ा एक्सटेंसिव हमारा स्केड्यूल था पीडीडब्ल्यूपीज़ का सर। तो तकरीबन सर कोई 200 के करीब स्कीम्स थी जो पीडीडब्ल्यूपी के मैंडेट की थी, तो उस वजह से सर थोड़ा फ्रीक्वेंटली नहीं हो सकी सर। तो परसों हमने की थी सर इस पर मीटिंग। चलें। सर टोटल रिकवरी पॉइंटेड आउट बाय ऑडिट इज 5.8 मिलियन, और जो रिकवरी एक्चुअलाइज हुई है ऑडिट ने वेरीफाई की दैट इज 14,653 रुपये सर। बस जी सर। So the first para is on page number 1 of the brief. Para is 17.4.2, irregular award of consultancy contract. सर इसमें जो इबाद के अंडर प्रोजेक्ट चल रहा था वो था इंटीग्रेटेड मास्टर प्लान ऑफ पंजाब बारानी ट्रैक्ट। इसके लिए सर इन्होंने कंसल्टेंसी फर्म हायर करनी थी, जो हायर की फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी फॉर डेवलपमेंट ऑफ पंजाब बारानी ट्रैक्ट सर। इसके लिए सबसे पहले सर इन्होंने प्री क्वालिफिकेशन का प्रोसेस अडॉप्ट किया। स्काफ को सर इन्होंने प्री क्वालिफाई किया, लेकिन जो ऑडिट का तराज पहले दिन से शुरू होता है कि जो इन्होंने प्री क्वालिफिकेशन की दैट वाज फॉल्टी प्री क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस
कि सर जो प्री क्वालिफिकेशन में फर्म्स आई थी उनके लाजिम था कि उन्हें अपने टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के उनके 20% मार्क्स थे और स्टाफिंग के उनके 80% मार्क्स थे। अब जो सर स्काफ MS स्काफ में जो स्टाफिंग शो की थी 20% मार्क्स हैं टेक्निकल के जी 20% टेक्निकल के मार्क्स थे और 80% स्टाफिंग के। 80% किसके? स्टाफ के सर, जिसमें की एक्सपर्ट्स आ जाते हैं, HR आ जाता है सर। ठीक है, HR। सर अब इसमें जो स्टाफिंग थी जिसमें की एक्सपर्ट्स शो किए गए थे, जिसकी बेसिस पे ये कॉन्ट्रैक्ट विन किया गया, वो जो की एक्सपर्ट्स थे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। बाद में जब बात करेंगे सब इनकी अपनी इंक्वायरी हुई, यानी कि बुनियादी चीज़ है जिस बेसिस पे ये फर्म प्री क्वालिफाई हुई वो सर बेसिस ही एग्जिस्ट नहीं करती थी। उसके बाद और उनके स्ट्रेंथ में नहीं थे लोग वो सर सबसे पहले ये UI फ्लोट की थी इन्होंने 2021 में। इसमें 9 फर्म्स में से 5 फर्म्स को इन्होंने प्री क्वालिफाई किया, जिसमें से 4 फर्म्स को सर, जिसमें से नेस्पाक भी थी, MS काप भी थी। इसके बाद चाहिए तो सर ये था कि एक ओपन टेंडर होता जिसमें वो ऑल प्री क्वालिफाइड फर्म शुड हैव बीन इनवाइटेड, लेकिन इन्होंने सर ओपन टेंडर नहीं किया और जो सबसे टॉप पे फर्म थी MS नेस्पाक, वो सर मज़ीद आगे नहीं बढ़ी। इसके बाद सर इन्होंने आबाद ने आपको RFP फ्लोट किया सर फॉर प्री क्वालिफाइड फर्म्स, और उसमें सर जो रिजल्ट है वो ये है कि 4 फर्म्स जो प्री क्वालिफाई की गई थी उसमें से MS काप को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया। इसके बाद सर ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो इनसे MS काफ से इन्होंने सर साइन किया, MS आबाद ने किया, उसमें क्लॉज 42.2 ये थी कि हर इंस्टॉलमेंट की पेमेंट पे 5% परफॉर्मेंस गारंटी इन्होंने डिडक्ट करनी है। तो 4 इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट हुई है इनको, लेकिन किसी भी इंस्टॉलमेंट में गारंटी डिडक्ट नहीं की। और एक और शेक है सर इसमें इनके कॉन्ट्रैक्ट में कि द पेमेंट कुड ओनली बी मेड ऑन सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ डिलीवरेबल्स, और परफॉर्मेंस असेसमेंट कमेटी जब इसको वेट करेगी तभी पेमेंट हो सकती थी। सर परफॉर्मेंस असेसमेंट कमेटी ने ये तमाम एक्सरसाइज की और तमाम डिलीवरेबल्स को इन्होंने चेक किया और उसके बाद उन्होंने डिक्लेयर किया कि द परफॉर्मेंस इज़ अनसेटिस्फैक्ट्री। सर ये 21/6/2022 को ये परफॉर्मेंस असेसमेंट कमेटी ने डिक्लेयर किया कि परफॉर्मेंस कंपनी की ठीक नहीं है। मतलब ये था कि इसको पेमेंट नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इनको पहली इंस्टॉलमेंट 23/6/2022 को पहली इंस्टॉलमेंट होगी सर, उसके बाद 6 जनवरी 2023 को दूसरी, 19/1/2023 को तीसरी, 25/5/2023 को फाइनल इंस्टॉलमेंट पेमेंट होगी। उसमें सर ये था, पहली बात तो इनकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, पेमेंट होनी नहीं चाहिए थी, और अगर पेमेंट होती तो डिडक्शन होनी चाहिए थी सर। परफॉर्मेंस जो सिक्योरिटी की जो 5% थी वो भी सर 10 मिलियन की बन जाती है। इसके बाद सर रिसेंटली इनको भी एक शो कॉज नोटिस सर्व किया है इन्होंने 29 मई 2025 में। डिपार्टमेंट ने किया? जी सर, महकमे ने किया, और उस शो कॉज नोटिस सर्व किया सर फर्म को, उन लोगों को सर्व नहीं किया जिन्होंने ये फर्म को सिलेक्ट किया था फॉल्टी तरीके से। उसमें सर एक चीज़ ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि की प्रोफाइल को उन्होंने खुद ऑब्जेक्ट किया कि आपके की प्रोफाइल जो थे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते जब उनसे रब्ता किया। दूसरी चीज़ थी, इस फर्म ने जो भी परफॉर्मेंस दी है वो प्लेजरिज्म पे बेस करती थी। इसमें यह भी साबित हो गया ये प्लेजराइज्ड थे सर इनके डॉक्यूमेंट्स, तो फिर भी ये सर पेमेंट्स भी हो गई और सारी है। अब आगे ये जो उनसे रिकवरी फर्म से करनी थी वो भी अभी तक नहीं हुई और ना ही हमें कोई वेरीफाई कराई। ये सही, ये पूरी इसकी स्टोरी है। अब इन्होंने प्रोब ऑर्डर किया हुआ है सर, ये प्रोब ऑर्डर किया है इन्होंने, ये पहले भी प्रोब ऑर्डर किया था जब भी ऑडिट के बाद, और पिछली प्री-AC में भी इन्होंने हमें यही बताया था कि हमने प्रोब ऑर्डर किया है सर। लेकिन प्रोब ऑर्डर में सर उसके TORs बड़े मैटर करते हैं। प्रोब में सर सिर्फ फर्म के अगेंस्ट तो नहीं आप जा सकते ना, जिन्होंने फर्म को सिलेक्ट किया, जो इनिशियल फेज में जो प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस, जो फॉल्टी प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस था जिसकी वजह से करोड़ों की अमाउंट पे हुई है, उसको भी सर देखना चाहिए। जी सेक्रेटरी साहब, 39.10 मिलियन की आपने डिस्बर्समेंट की है, इर्रेगुलर ऑडिट का इतराज़ है कि ये इर्रेगुलर है। सर इसमें गुजारिश है सर, हमने 16 जुलाई 2025 को सर प्रोब कमेटी नोटिफाई की है सर, वो उसकी फाइंडिंग जैसे ही आएंगे सर, जो उसमें हमारा एम्प्लॉय कोई अगर इन्वॉल्व होगा तो उसके खिलाफ भी इनिशिएट करेंगे सर प्रोसीडिंग्स, और कॉन्ट्रैक्टर के तो ऑलरेडी हम कर रहे हैं सर, उसको शो कॉज नोटिस भी दिया है। इधर वो जो उसकी एक्सटेंडेड पेमेंट होगी या तो वो वापस करेगा या उसको ब्लैक लिस्ट करेंगे, जो भी सर हमारे पास ऑप्शंस हो वो हम अवेल करेंगे। DG आबाद सर मेरे साथ बैठी हैं, ये सर कुछ कहना चाहती हैं? जी सर, बस सेक्रेटरी साहब ने तो समराइज़ कर दिए सर। प्राइमरली सर इसमें 3 ही इशू हैं कंसल्टेंसी अवार्ड के,
पेमेंट्स के और उनकी फॉल्टी वर्किंग के, तीनों पे सर हमने प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है। तो जैसे ही सर उसकी ये फाइंडिंग आती है प्रोसेस तो आपने हमारे नोटिस के बाद आपने प्रोसेस नहीं सर, शो कॉज वगैरह तो हम सर पहले से किया हुआ था। हमने show cause ऑलरेडी सर इट्स लाइक पहला शो कॉज कब दिया था आपने? सर फर्स्ट शो कॉज तकरीबन सर कोई 3 मंथ्स पहले दिया हमने। और साल 25 में? जी सर, क्योंकि सर हमारी कोशिश है, अब गवर्नमेंट की इतनी इन्वेस्टमेंट थी तो हम कोशिश कर रहे थे कि वो डॉक्यूमेंट जो है अच्छा ज़रा बन जाए। इट्स बेसिकली मास्टर प्लान ऑफ बारानी एरियाज़, और सर इसी डॉक्यूमेंट पे सारी बेस करेगी आगे प्लानिंग किस तरीके से सर इन 13 डिस्ट्रिक्ट्स को हमने लेके चलना है, एग्रीकल्चर वाइज, लाइफ स्टॉक, उसमें हमारी जो टूरिज़्म अट्रैक्शन है, उस लिहाज से पूरा एक इंटीग्रेटेड प्लान एक बनना था इसके ज़रिए। तो हम तो सर इतने टाइम पे ये कोशिश करते रहे कि जो उनको पेमेंट्स हो गई हैं एटलीस्ट हम उनसे ये डॉक्यूमेंट थोड़ा बेहतर करा लें। डीजी साहबा, आप डीजी ऑडिट का इतराज़ ये है कि जो काम हुआ है वो भी अनसेटिस्फैक्ट्री है। क्या आप अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन में ये बता सकती हैं कि ये काम जो उन्होंने आपने लिया है इस फर्म से वो सेटिस्फैक्ट्री था? सर ये भी इसमें है कि सर असेसमेंट कमेटी ने सर अपनी रिकमेंडेशंस देती रही है टाइम टू टाइम कि ये फॉल्टी इसमें हैं चीज़ें, लेकिन इसके बावजूद भी पेमेंट हुई है सर। इसीलिए पीएनडी ने इस पे जो है वो प्रोब इनिशिएट किया हुआ है सर। शोएब साहब, सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि इन्हें कोई टाइम नहीं है, ये बड़े मसरूफ हैं ते प्रोब जड़ा है वो भी बड़ा लेट शुरू किया है ते प्रोब CMIT उन्होंने भेज दी है। असल में तो ये है कि जब ये पॉइंट आउट हो गया उसके बाद डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं गुजारिश कर रहा हूँ ना सर, डिपार्टमेंटल एक्शन की सर कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं। डिपार्टमेंट ने खुद लिए हुए हैं, प्री रिक्विजिट्स नहीं की इन्होंने। इंक्वायरी तो वैसे 60 डेज में कंप्लीट हो जाती है। नहीं, ये इंक्वायरी तो अब इन्होंने इनिशिएट की है ना। पहले भी इन्होंने कहा कि पहले शो कॉज भी भेजा था उनको, शो कॉज का जवाब दिया था उन्होंने। सर उन्होंने दिया है जवाब, और उन्होंने यही रिक्वेस्ट की है कि जी आप हमें गाइड करते जाएं, हम अकॉर्डिंगली ठीक करते जाएंगे अपना ड्राफ्ट। तो सर अगर हमने उनको गाइड करके ठीक कराना है तो फिर तो फर्म की ज़रूरत नहीं है। तो सर अब उनकी नेक्स्ट हियरिंग हमने रखी हुई है, अगर इसमें कोई निकलता है कि कोई कंसल्टेंट्स के साथ वो आके उसको क्लियर करते हैं फिर तो ठीक है, अदरवाइज सर हम उनको ब्लैक लिस्ट करेंगे और ये उनसे जो अमाउंट ऑलरेडी हमने दी हुई है दैट विल बी फॉरफिटेड, कि वो वापस जमा कराएं। मैं हाउस की सेंस ये लेना चाह रहा हूँ कि ये प्रोब इन्होंने इनिशिएट कर दिया है इसके ऊपर। डीजी आबाद खुद भी कह रही है कि ये काम सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो अगर आप कहाँ, क्या ये डिपार्टमेंट करे इसकी इंक्वायरी या CMIT करे, ये इस पे हाउस मुझे अपना सर मैडम भट्ट साहब आपका सर, हम सिर्फ इस फोरम को ये एश्योर करवा सकते हैं कि हम बिल्कुल फेयर ट्रायल करेंगे, इसमें जो भी होगा सर, जो जिम्मेदार होगा उसको उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे सर। सेक्रेटरी साहब, 60 डेज में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करेंगे अपने डिपार्टमेंट की भी, और 60 डेज में इस प्रोब की रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट आपने PSC को देनी है, ताकि फिर उसके बाद हम जो रिकवरी है वो इनफैक्ट में लेके आए वो भी लेके। सर जी सर, ये जो प्रोब कर रहे हैं अगर आप मुनासिब समझें तो इनके TORs अगर देख लेंगे तो दीज आर नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो TORs शुड बी वेरी स्पेसिफिक, जिस तरह आपने हमें बताया है कि ये TORs आपके पास हैं? सर इसमें द फैक्ट फाइंडिंग प्रोब into the instant audit para to identify the persons at fault for fixation of responsibility if any and submit report with clear cut finding and recommendations. So sir responsibility fixation की बात है, रिकवरी को भी मेंशन करें ना TOR में। PSC के डायरेक्शन पे ये कर देते हैं, लेकिन इसमें प्रोब में सर जो भी चीज़ सामने आएगी उस हिसाब से हर किसी का एक अलहदा से लीगल एक्शन है सर, वो हम अश्योर करेंगे सर इंशाल्लाह कि वो हो जाए। वो एक्सप्लेन किया है सर, हम TOR में ऐड भी कर देते हैं सर, वो रिकवरी भी अगर उन पे बनेगी तो फिर हम उनसे देंगे सर। बिल्कुल। फाइनेंस, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर आपने जो टाइम 50 डेज़ का फिक्स कर दिया है दैट इज़ अप्रोप्रिएट मेजर,
कि 50 डेज़ में ये सारा जो इंक्वायरी का प्रोसीजर है मुकम्मल करके फाइनल एक्शनेबल मेजर्स जो हैं PSC को रिपोर्ट कर दी जाए। 50 डेज, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट सर पेज नंबर 3 है and the para is 17.4.3.1 irregular expenditures through splitting. So ये total 20 million expenditures हुए हैं on the arrangement of seminars and other things, और इसमें सर कोई भी annual procurement plan भी नहीं बना और किसी तरफ से भी planning का भी नहीं पता लग रहा, और that was purely splitting। और इसके साथ एक और चीज़ भी थी सर, PST जो डिडक्ट करना था वो भी नहीं किया। ये जो महकमे का जवाब है इन्होंने कि वो GST इन्होंने गलती से कर लिया एंड दे हैव रिटन टू द डिपार्टमेंट FPR के वो रिफंड किया जाए ताकि हम PST की पेमेंट करें। ये GST तो इनको क़यामत वाले दिन मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलने वाला। सर इसमें सबमिशन ये है कि सर ये जो प्रोजेक्ट के अंडर सर ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ हुई हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम सर, इट्स स्प्रेड इन ओवर 13 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बारानी ट्रैक। सर उसमें ये छोटी मोटी जो इन्होंने स्प्लिटिंग की बात की जा रही है सर, ऐसी कोई स्प्लिटिंग नहीं है, चूँकि डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती रही हैं, तो सर वो सेंट्रलाइज टेंडरिंग और दैट वाज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली फॉर द डिपार्टमेंट। तो सर स्प्लिटिंग का इसमें डिपार्टमेंट तो सर इसमें है कि ये स्प्लिटिंग नहीं थी सर। स्प्लिटिंग नहीं है मैडम, लेकिन आपने एक बड़ी मुझे इरेगुलर पब्लिक स्पेंडिंग नज़र आ रही है इस पैरा में। आपने 76% बजट एलोकेट किया है पिंडी, रावलपिंडी के लिए, सिर्फ रावलपिंडी के लिए, एंड 23.54 मतलब 23% आपने DG खान के लिए किया है। नहीं यही पैरा है, हम भी पेज 3 पर हैं, सेम पैरा है। यही पैरा ये सर डॉट पैरा, इसमें 2 पैरे हैं। जो अभी पैरा डिस्कस हो रहा है ना वो आप सीरियल नंबर 1 देख लें सर, टेबल का सीरियल नंबर 1 पेज नंबर 3 पे है जी सर, पेज नंबर 4 पे जो सीरियल नंबर। सर इट्स ऑन पेज 5 3। अच्छा 5 है, 5 6 पे। ये वो है जिसमें आपने मुगल ट्रेडर्स से लिया 65%। जी सर ये पेज 6 अगर पेपरा की वायलेशन नहीं है तो फिर तो ये ठीक है, फिर तो जिस मर्जी से लें। नहीं सर पेपरा की कोई वायलेशन नहीं है इसमें, इट्स अकॉर्डिंग टू द प्लान। और इसमें सर बजट भी बैक वक्त नहीं दिया गया, मुख्तलिफ औकात में बजट आता रहा तो उसको सिवाय इस तरह एक्सपेंडिचर करने के और कोई ज़रिया नहीं था। अगर बजट टोटली अवेलेबल हो तो फिर ये रिक्वायर किया जा सकता है कि इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं फुलफ़िल की जाएँ। अगर पार्शली अवेलेबल होता है और मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ ज़िलों पे खर्च होना है तो मेरा ख्याल है अप्रोप्रिएट नहीं है इसको स्प्लिट अप का लेबल देना। सर इसमें रेगुलराइज करा लें। सर इस जी सर हमारी ये गुजारिश है अगर इसको सेटल कर सके फोरम तो फेवर होगी सर, क्योंकि ये सर ये इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं डिस्ट्रिक्ट्स, उसमें ये काम हुआ है और अलग-अलग टाइम पे हुआ है सर, स्प्लिटिंग में इट्स नॉट स्प्लिटिंग। बिल्स तो इसके 2 लाख के नीचे हैं, लेकिन सर बजट भी सारा वो एक्चुअली पीस मील में आता रहा तो इट वाज नॉट पॉसिबल कि हम इसको सेंट्रलाइज एक ही टाइम पे वो कर पाते हैं। तो सर हमारी तो रिक्वेस्ट है फॉर सेटलमेंट, सेटल कर दे। ये पैरा सेटल है। DG ऑडिट आपकी तैयारी नहीं थी इसके ऊपर, आप मुझसे पूछें तो मैं कुछ अर्ज करूं। अब हो गया सेटल, फिर हो गया सर, ठीक है सर जी। नेक्स्ट फाइव अभी डिस्कस किया, 5 तो सेटल किया, 3 डिस्कस करते हुए सर ने 5 सेटल किया। 3 सेटल है। अच्छा मुगल स्टेटस वाला जो ना सर ये पेज नंबर 5 पे है बेसिकली जी सर, इसमें भी इरेगुलर एक्सपेंडिचर है थ्रू स्प्लिटिंग है सर, एंड दे अवॉइडेड टेंडर। इसमें स्टेशनरी आइटम्स हैं, अदर्स हैं, अदर्स में 3.3 मिलियन का खर्चा हुआ है और ये सर टोटल अमाउंट बनती है 1 करोड़ रुपए की सर, तकरीबन 10.9 मिलियन की सर बनती है।
तो सर ये जो गाइडलाइंस है सर, ये फाइनेंस की गाइडलाइन है कि आपने एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर आपने प्लानिंग करनी है और उसके बाद आपने करना है। इफ़ दे वो प्लानिंग नहीं करते और सारा खर्चा स्प्लिटिंग्स हो जाता है तो वी कांट डिटरमिन कि वेदर फेयर कंपटीशन वाज ऑब्जर्व्ड और नॉट, चाहे वो छोटा खर्चा है सर बड़ा खर्चा है। आज अगर सर 2 लाख खर्चा है या 2.25 लाख का, तो उससे इसको स्प्लिट करके करोड़ों में लेके जाया जा सकता है। सर हम इसको मैक्रो लेवल पर अगर देखें तो ये डीजी साहबा, आपने एनुअल डेवलपमेंट प्लान बनता है आपके डिपार्टमेंट? सर इस दफ़ा तो सर मैंने बनवाया और अपलोड भी किया है, फर्स्ट टाइम इन आबाद हिस्ट्री आई बिलीव। प्रॉपर प्रोक्योरमेंट प्लान सर बना के हमने अपलोड किया है। बट सर इसमें ऑब्वियसली फिर वो हम फॉलो तो नहीं कर सकेंगे सर, जब प्रैक्टिकली जैसे जैसे फाइनेंशियल ईयर आगे चलेगा यही प्रॉब्लम्स आएंगी हमें कि पीस मील में फंडिंग होगी, डिफरेंट जगहों पे सर हमें एक्टिविटीज़ करनी है, तो सर ये प्रॉब्लम तो हमें आएगा। बट ये कि इस दफ़ा सर अब हमने इसको थ्रू कर दिया है सर, तो डेफिनेटली इट विल बिकम अ रेगुलर फीचर ऑफ द डिपार्टमेंट्स प्रोक्योरमेंट। वो कह रही है अब मैंने शुरू किया है एक्टिविटी प्लान करना। सर कर दिया हुआ और ये इंशाल्लाह रेगुलर फीचर सर रहेगा, एम्बेड हो चुका है सर डिपार्टमेंट के सिस्टम में। सर बजट तो आता ही पीस मिल में है, हमारे दफ्तर में पीस मिल आता है। आपने जब प्लानिंग करनी है तो अपडेट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो आप चीज़ लेते हैं आप पेमेंट करते जाते हैं, तो इसकी स्पिरिट ये है। तो अगर कहना है कि लमसम बजट तो सर कहीं भी नहीं आता कि आप 100% बजट दे दें, क्वार्टर वाइज आता है, पीस में आता है, तो दिस इज़ नॉट राइटफुल, ये जस्टिफिकेशन नहीं मैं समझता, ये फाइनेंस ही की गाइडलाइन है, तो आप इनसे पूछ लें बेशक। लेकिन सर अभी हमने इसको कर लिया है सर मटीरियलाइज, तो सर रिक्वेस्ट है फॉर द सेटलमेंट ऑफ द पैरा। इसमें भी जीएसटी आपको रिफंड हुआ है या अभी आप सर वो हमने लिखा हुआ है सर लेटर तो एफपीआर को सर, गवर्नमेंट ये तो आपको नहीं मिलेगा मैडम, ये बात तो सेक्रेटरी साहब ये डिस्प्लेजर नोट फरमा लें कि जो चीज़ आपके जिम्मे ही नहीं है आपने उनको दे दी, अब आप उनसे मांगेंगे पीएसटी के लिए तो वो तो नहीं आपको देंगे। सर इस पे मैं डिटेल्ड सर इनको गाइडलाइंस अटैच डिपार्टमेंट्स को इशू कर देता हूँ। बिल्कुल सर, अपने अटैच डिपार्टमेंट को एक डिटेल गाइडलाइंस दें, पेपरा की भी दें कि ये एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान अपना बनाया करें। फाइनेंस इसको रेगुलराइज कर लें। नेक्स्ट है सर पेज नंबर 7 है, द पैरा इज 17.4.4। सर इस पैरा में ये कि डाउटफुल और एक्सेस एक्सपेंडिचर वाज इनकर्ड ऑन द वर्कशॉप, ऑन द कन्वीनिंग ऑफ वर्कशॉप। इसमें सर वर्कशॉप कन्वीन की थी 3 मार्च 2022 से लेकर 5 मार्च 2022 तक, 3 दिन की वर्कशॉप थी सर। There were 477 persons who attended the workshop. The arrangement was made for 1500 persons. 1500 लोगों के लिए ये अरेंजमेंट हुई 500 पर दिन के हिसाब से, तो इसलिए सर ये और तकरीबन 61 लाख का खर्चा एक्सेस हुआ। अब इसमें देखा जाए तो सर अगर पर पर्सन कॉस्ट निकाली जाए तो 30,670 रुपये कॉस्ट आती है। महकमे का जवाब आया कि वो ड्राइवर्स भी थे, कुक्स भी थे जिन्होंने वर्कशॉप अटेंड करनी थी या खाना खाना था, तो दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट सर। जहाँ भी होती है चाहे वो किसी भी फोरम पे हो तो वो उधर पार्टिसिपेंट्स के लिए अरेंजमेंट होती है जो कि उधर वैल्यू एडिशन करते हैं आके। ये क्लाउड पैरा है। चाचा मुझे चाय पिलाएं, चाय पिलाएं सेपरेट। नहीं सर ये 14 मिलियन का सर। इसमें फिर गाड़ियों वाला केस भी इसी के अंदर है, लॉजिस्टिक्स के लिए 10 लाख। नहीं सर ये पेज नंबर 7 पे है। जी जी आप पेज नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं ना? जी 7 डिस्कस कर रहे हैं, मैं उसी पर हूँ जी सर। एक्सप्लेनेशन में गाड़ियों का भी जिक्र आया हुआ है कि मैकेनिकली साउंड गाड़ियाँ नहीं थी। सर वो जो एक्सप्लेनेशन आई हुई है ना वो है कंबाइंड पैरे की होगी। इसमें सिर्फ ये इसमें सिर्फ आपको खाने पे इतराज़ है? जी 14.6 में जितनी अरेंजमेंट हुई है फॉर द पर्पस ऑफ सेमिनार। हम कह रहे हैं कि मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस के तहत अगर आप देखते तो अगर कोई अपने लिए कोई सेमिनार करेगा तो इस तरह तो नहीं करेगा कि 100 बंदे को बुलाया और 300 की अरेंजमेंट कर लें। तो ये इनको देखना चाहिए था क्योंकि डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं और बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के सर एक्सचेकर है वो पब्लिक मनी है सर पब्लिक मनी को इस तरह स्पेंड कर रहे हैं। 500 बंदा भी अटेंड नहीं कर रहा और सर इसमें सर ये सेमिनार्स और जो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं सर उसमें बेसिकली तो डिपार्टमेंट का यही होता है एक टेंटेटिव उनके पास गेस्ट के होते हैं सर। एरिया ऑफ एजेंसी ऑफ बरानी एरिया डेवलपमेंट जो है बेसिकली सर ये फार्मर्स के और उन पे करती है, उनके डेवलपमेंट और उनके एग्रीकल्चर के लिए जो भी सपोर्ट उनको चाहिए होते हैं उस पे
पे काम करती है सर, तो इसके बड़ी फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस है ये सेमिनार्स और इस तरह के करवाना। बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है सर कि पार्टिसिपेंट जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो ये मेरे ख्याल से तो सर ये मेरी तो सबमिशन यही है कि इस पैरा को सेटल किया जाए, क्योंकि जब आप पार्टिसिपेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको अरेंजमेंट्स तो उसी हिसाब से करने हैं। अब उसमें उतने लोग नहीं आते तो वो उसमें मेरा नहीं ख्याल कोई उसमें कोई गलत उसमें उनकी साजिश को शामिल थी या कोई उससे फ़ायदा हासिल करना चाहते सर नहीं है। सर जस्ट टू ऐड व्हाट शेख साहब हैज सेड, सर हमारा चूँकि मोस्टली सर ये सेमिनार वर्कशॉप सर लिंक है विद द फार्मर कम्युनिटी, डीजी खान पिंडीर सर ये जी सर, तो सर ऑब्वियसली हमें फिर हमारा भी उसी से ताल्लुक है सर अरेंजमेंट वैसे ही करनी है कि अगर वो कोई 2-4 डिफरेंट एक्स्ट्रा लोग भी आ जाएं तो सर मैनेज हो जाएं। वी कांट से कि वो आए तो फिर आगे हमारे पास अरेंजमेंट्स ना हो, तो सर वो इंश्योर करने के लिए इसको ज़रा उस साइड पे रखा गया है। आपका इसमें सिर्फ इशू ये इसी का ये है कि ये जो इन्होंने अरेंजमेंट किया था उस पे खर्चा ज़्यादा हो गया। जी सर, हमारा गाड़ियों का इससे कोई लेना देना नहीं जी है। सर, गाड़ियों को लेना देना नहीं है सर। अगर ये वेरीफाई करवाना चाहते हैं तो ये हमें बता सकते थे, वेरीफाई करवा सकते हैं कि हमने इतने लोगों को इनवाइट किया, हमने 500 लोगों को इनवाइट किया और 100 लोग थे वो टर्न अराउंड हुए, वापस आए, यानी अटेंड की। तो इस किसी किस्म का रिकॉर्ड हमसे शेयर नहीं किया गया। तो सर अगर आप देखें तो 61 लाख का खर्चा है या 6 करोड़ का खर्चा है। अगर कोई अपना ज़ाती खर्चा करेगा तो इसमें कभी करेगा। और ये एक और चीज़ सर मैं बताता जाऊँ कि जो PPAC की मीटिंग हुई है उसमें तो डिसाइड ऑलरेडी हो चुका है कि द मैटर वुड बी प्रोब्ड और इन्वेस्टिगेशन शेयर की जाएगी विद द PAC। Here the version is different। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही डीजी साहब, आपने मुझे साइन डॉक्यूमेंट दिया है, मुझे डिपार्टमेंट ने साइन अपना डॉक्यूमेंट दिया है, सेक्रेटरी साहब के साइन हुए हुए हैं, आपने इसमें गाड़ियों का जिक्र किया, फ्लैग D लिखा हुआ है साथ, और उसकी आगे उस पे कोई वो नहीं है, उसकी डिटेल्स भी नहीं है। आप पढ़े ना ज़रा रिप्लाई ऑफ फॉर्मेशन, ये क्लब पैरा ही नहीं है। It is submitted number 3 that Abad due to shortage of mechanically sound of official vehicles had to hire additional vehicles for successful execution of the event। सर ये उसका सब पॉइंट है, इस पे तो हम स्ट्रेस कर भी नहीं रहे, ये उसका सब पॉइंट है, ये दिस इज नॉट द मेन पॉइंट। करें जी, देखिए खाने के ऊपर स्ट्रेस ना करें, गाड़ियों पे स्ट्रेस करें। खाना खिलाना तो एक चलो सर अगर खाना जायज़ खाना ही खिलाया खाया ना ना लोगों तो ने। इस स्वाब का काम है अगर जायज़ खाना खिलाया है। अगर एक्स्ट्रा वेकेंट खर्चा हुआ है, अब ये नहीं पता कि इट कुड नॉट बी वेरीफाइड कि कितने लोगों को बुलाया गया, कितने लोगों के लिए खाना खाया और क्या खर्चा हुआ। अगर ये रिकॉर्ड सर प्रॉपर मेंटेन्ड होता तो इन्विटेशन भी डेफिनेटली फार्मर्स को किया हुआ, बुलाया होगा, इस शख्स से इतने फार्मर हैं, इस फार्म से इतने फार्मर्स हैं, तो ये है। और सर महकमे ने ऑलरेडी एडमिट किया है, द महकमे डिसाइडेड कि ये मैटर को प्रोब होना चाहिए, दिस इज अ सेंसिटिव मैटर। अभी ये हमारी PPAC का डिसीजन है एंड दिस इज अ कंबाइंड डिसीजन ऑफ द ऑडिट एंड द सेक्रेटरी। कर लें। अच्छा जनाब चेयर, थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। इसमें जो मिसेस जुनैद एंटरप्राइजेस इवेंट मैनेजमेंट फर्म हायर की गई थी, वाज इट हायर्ड थ्रू द पेपरा रूल्स? Hassan, can you please tell some details? उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट आपने रिव्यू किया? सर उसकी उस पर हमारा एतराज़ नहीं है, जी उस पर एतराज़ नहीं है, इस पर व्हाई नॉट, वी आर आस्किंग दिस सर उसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं है तो हम आपको कैसे बता दें। अच्छा जी वो थी, इट वाज फाउंड जी इट वाज डन, भी नहीं कर रहा वो। तो हमारा जो एतराज़ है सर वो हमने आपके गोशगुजार किया। सर उसमें हमारे जो फार्मर गेस्ट थे सर उनकी लिस्ट और वो सारी चीज़ें तो सर अवेलेबल हैं और शेयर भी की गई हैं ऑडिट के साथ। नहीं, आई वांट टू सी ना कि जो आप लॉजिस्टिक्स नंबर 3 कह रहे हैं, एन अमाउंट ऑफ 1,044,000 was paid to the firm on account of logistics arrangement and 4 vehicles were hired for 3 days। अब 4 vehicles किस साइज की थी, कितने लोगों को कैरी किया, 4 व्हीकल के लिए 10 लाख रुपया, how it justifies, how many farmers were brought from how far distance? This is a question of using the public funds in its on its merit। तो ये कैसे 10 लाख रुपया 4 व्हीकल्स पे 3 दिनों के लिए, किस टाइप की व्हीकल्स थी, प्लीज एक्सप्लेन। Excuse me, sir. May I? इधर ही बिठाओ उसको।
मे आई सबमिट सर? सर इसमें सर 4 कोस्टर्स हायर की गई थी और उसमें से कैपेसिटी सर 35 to 40 पर्सनस की होती है सर, और वो सर रावलपिंडी से डीजी खान, राजनपुर, सियालकोट, नारोवाल 13 जो बरानी डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब के सर, उन तमाम एरियाज़ में सर उन्होंने ट्रैवल किया है। 4 कोस्टर्स विद अ कैपेसिटी ऑफ सर मैक्सिमम 40 पर्सनस। 4 coasters, each coasters cost how much per day? सर ये कॉन्ट्रैक्ट था वेंडर के साथ, ये जो अपने जो Each coaster cost how much per day? सर ये ब्रेकअप तो सर Can you give me the breakdown? It's very simple calculation. आपने 10 लाख दिया है 4 दिनों के लिए 4 कोस्टर्स का, एक कोस्टर एक दिन में कितने की पड़ती है? वी विल फाइंड आउट। अगर आपका 10-20% ज़्यादा भी हुआ, वी विल रिक्वेस्ट द मोटी सी बात करें, छोटी माइन्यूट बात करें, मोटी बात ये है सर कि आपने 30,000 रुपया खर्चा किया है पर पर्सन के ऊपर, हाँ, इसके लिए, तो ये तो जायज़ बात लग रही है मुझे। सर ये किसानों की कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये भी बताता जाऊँ। ये किस चीज़ की कॉन्फ्रेंस थी? सर इनकी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग की कॉन्फ्रेंस थी, अपनी जो उन्होंने दफ्तर एस्टेब्लिश करने थे उसके लिए थी, तो किसानों का नाम नहीं लेना चाहिए। सर इसमें सर मल्टीपल से सेशंस होते थे, कैपेसिटी बिल्डिंग फार्मर्स की भी थी, इसमें असेसमेंट स्टडीज़ भी थी, और इसके अलावा सर ये आप वेरीफाई करा सकते हैं ऑडिट को? सर हमने सर अटेंडेंस शीट्स इनसे शेयर किए हैं, हमने इन्विटेशन लेटर्स इनके साथ शेयर किए हैं फार्मर्स से? यस सर, अभी भी रिकॉर्ड में हम लेकर आए हैं सर, वो मौजूद हैं चीज़ें, अटेंडेंस शीट्स, इन्विटेशन लेटर्स, ईच एंड एवरीथिंग सर। ये आप वेरीफाई कराएं? राइट सर। ओके, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। राइट। नेक्स्ट अब पेज नंबर 9 है, पैरा खोलें ना, पैरा इज 17.4.5 irregular award of consultancy contract 4.07 million। सर ये भी प्रोजेक्ट था इंटीग्रेटेड फार्म डेवलपमेंट इन पंजाब बारानी ट्रैक्ट बाय आबाद। सर इसमें 12 फर्म्स थी जिन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया, इसके बाद इसमें से 4 फर्म्स प्री क्वालिफाई हो गई थी। सर ऑडिट का एतराज़ ये है कि सर जो फर्म्स जिनको प्री क्वालिफाई नहीं किया गया, जिन पे ऑब्जेक्शन लगाई गई और जिस बेसिस पे उनको रिजेक्ट किया गया, द सेम बेसिस एग्जिस्टेड उन फर्म्स के लिए जिनको सिलेक्ट किया गया। मिसाल के तौर पे मिसिंग पार्टनरशिप डीड रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल एंड मिसिंग एफपीआर रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे एक फर्म को रिजेक्ट किया गया सर, और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की कमी होने के बावजूद दूसरी फर्म को सिलेक्ट भी किया गया और उसको कॉन्ट्रैक्ट को अवॉर्ड भी किया गया। फिर इन्होंने इंक्वायरी कराई जी सर। इंक्वायरी में मेजर पनिशमेंट दी, मेजर पनिशमेंट के बावजूद उन्होंने डिनोवो की एक इंक्वायरी की दरख्वास्त दे दी। अब क्या स्टेटस है इंक्वायरी का सर? सर एक और चीज़ बताता जाऊँ कि 100% पेमेंट उन्होंने कर दी फर्म को, जो कि वही रिक्वायरमेंट थी कि अगर डिलीवरेबल्स पूरे होंगे, परफॉर्मेंस पूरी होगी, फिर करेंगे। अब जब सर इनकी अपनी फिजिकल वेरिफिकेशन हुई तो उसमें पता लगा कि डिलीवरेबल्स लाइक इंस्टॉलेशंस वर नॉट एट डिजायर्ड साइट्स। जो साइट्स थी जहाँ पे इंस्टॉलेशंस होनी चाहिए थी वहाँ पे इंस्टॉलेशन हुई नहीं थी, और मैनेजमेंट नो डाउट मैनेजमेंट हैड इनिशिएटेड इंक्वायरी, लेकिन सर ये पर्पस तो सर्व नहीं कर रही। सर वो प्रोजेक्ट बना जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुई अल्टीमेटली, उसके बाद उसमें सारी राइट फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड द प्रोसेस वाज फॉल्टी। सर इसमें डिपार्टमेंट ने सर टेकअप कर ली थी इंक्वायरी, सर मेजर पेनल्टीज हुई और फिर सर वो डी नोवो में इट्स अंडर प्रोसेस एट द टाइम। सर एज़ फार एज जो इंस्टॉलेशन ऑफ सिस्टम की बात हो रही है सर, जिसमें फार्मर का या गवर्नमेंट एक्सचेकर की बात सर है, वो सर हमने अब सारे सर ऑन ग्राउंड एक सर जाके कंप्लीट कर दिया है। तो सर फार्मर्स का वो प्रॉब्लम और गवर्नमेंट का सर जो एक इशू था कि फार्मर्स को इन टाइम वो नहीं सोलर पंपिंग सिस्टम जो मिल सके, सर दैट वर्क हैज़ बीन डन। बाकी सर जो डी नोवो है इट्स इन प्री पीएससी में आपने डिस्कस किया ये, और डीजी ऑडिट आपने प्री पीएससी में आपने वेरीफाई किया इनकी चीज़ें? मैडम तो कह रही है जी सर ये वाले सर फील्ड में हमने लगा दिए हैं, सारे फंक्शनल हैं सर। ये सर इसमें डिसीजन भी हुआ है, द कमेटी डायरेक्टेड टू इन्वेस्टिगेट द मैटर बिसाइड्स रिकवरी एंड फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेक्रेटरी साहब 50 डेज राइट सर। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे, इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट पीएससी को देंगे। राइट सर। थैंक यू। The next para is, sir, on page number 11. The para is 17.4.6.4, unauthorized payment of executive allowance.
सर एग्जेक्टिव अलाउंस जो है सर वो 1.5 टाइम्स ऑफ द मंथली बेसिक पे है और सिर्फ उन्हीं ऑफिसर्स को मिल सकता है जो आर पोस्टेड बाय द SNGAD अगेंस्ट ड्यूली नोटिफाइड कार्डर। तो इसमें सर ये डायरेक्टर को मिला था एग्जेक्टिव अलाउंस, इसकी रिकवरी सर बाकी है एंड इट इज आई थिंक ऑल्सो नॉट डिस्प्यूटेड। ये 4,94,000 रिकवरी उस टाइम बनती थी सर जिस टाइम ऑडिट किया गया था। इसमें रिकवरी एडमिट कर रहे हैं डिपार्टमेंट, कंटेस्ट कर रही है डिपार्टमेंट? कन्वे हुआ था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से क्लैरिफिकेशन लें एंड फाइनेंस ही अलाउंस, एक ही अलाउंस नहीं मिलता होता सर फाइनेंस के नोटिफिकेशन के मुताबिक सर एग्जेक्टिव अलाउंस सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वालों को मिलता है, तो इसमें कोई एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से नहीं है तो विल एक्सपेडाइट द रिकवरी सर इमीडिएटली। नहीं सर, अगर कोई एग्जेक्टिव सर्विस अगर की बात नहीं है सेक्रेटरी साहब, अभी बताएं ना अभी क्या है, क्या फाइनेंस अभी क्लेरिफाई करें हमें। सर अगर कोई एग्जेक्टिव सर्विसेज के अलावा भी सिविल सर्वेंट किसी ऐसी पोस्ट पे लगाया जाता है जहाँ पे जो नोटिफाइड पोस्टें हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से और SNGAD उनकी पोस्टिंग ऑर्डर करता है तो उसको एग्जेक्टिव अलाउंस एडमिसिबल होता है सर। ये जो कैडर पोस्ट थी जब 2023 से पहले तक सर कैडर पोस्ट के अगेंस्ट जो भी ऑफिसर एम्प्लॉय होता था उसको वो एग्जेक्टिव अलाउंस मिलता था सर। ये स्टार्ट हुआ है कहीं 2019 में सर एग्जेक्टिव अलाउंस। तो उसके बाद सर जब 2023 में नोटिफाई किया तो उसमें अब अगर कोई कैडर के अलावा कोई बंदा उस कैडर पोस्ट के अगेंस्ट अपॉइंट होता है तो कैबिनेट जो है वो अप्रूवल देती है उसको एग्जेक्टिव अलाउंस का, अदरवाइज इज़ नॉट एलिजिबल। सो इस केस में सर मैं इसकी सिर्फ एंटाइटलमेंट विदा विज दैट नोटिफिकेशन हमें सर देख लेने दें, फिर इस पर हम उस हिसाब से एक्सपेडाइट कर देंगे। अगर सर इसके नहीं है एंटाइटलमेंट तो हम रिकवरी करेंगे सर, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन अगर आप इसको कर सकें। नहीं, मैं इसको सेटल नहीं कर रहा, आप इसकी 15 दिन में आप इसकी फाइंडिंग बताएंगे हमें। जी सर मैं सबमिट करता हूँ 15 days। राइट सर। फाइनेंस जब आपको डिपार्टमेंट लिखता है तो आप उसको प्रॉम्प्टली रिप्लाई किया करें ना। जी सर। पेज नंबर 14 सर इसमें पेज नंबर 14 है, पैरा 17.4.7 द पैरा इज डाउटफुल अलॉटमेंट एंड कंप्लीशन नॉन कंप्लीशन ऑफ इंटरवेंशंस ऑफ 378 मिलियन। सर इसमें 3 प्रोजेक्ट्स थे जिसमें कुछ जो रिकॉर्ड था हमें वो मतलूब था, जिसमें डिटेल ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द एप्लीकेंट्स, उनकी एक्सेप्टेंसेस और सर एक और एतराज़ ये था कि जितने भी एप्लीकेंट्स थे सर उनकी इन्फॉर्मेशन अपलोड नहीं हुई थी साइट पे और उनका सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी सर ट्रांसपेरेंट नहीं था। कुछ जिन्होंने अप्लाई किया जिनको रिजेक्ट किया उसकी बेसिस नहीं थी और ट्रांसपेरेंट बैलेटिंग भी नहीं हुई और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को एक्सक्लूड कर दिएगा बीच में सर, 3 डिस्ट्रिक्ट्स को। इसमें भी 2 दफ़ा इंक्वायरी हुई है, DG आबाद ने की है। नहीं सर ये वो नहीं है, मतलब इसमें सॉरी सर ये जो दैट पर्टिकुलर पॉइंट है सर इस पर इंक्वायरी नहीं थी क्योंकि सर ये तो इट्स पार्ट ऑफ PC1 और बैलेटिंग एंड ऑल दैट थिंग सर जो इसमें थी वो एज़ पर PC1 हुई थी। PCC सर कमेटी है जो कि स्क्रूटनाइज्ड एप्लीकेशन को सर देखती है एंड देन बैलेटिंग होती है और फिर जो उसमें सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं सर उनको सब्सिडी के लिए जो है वो किया जाता है शॉर्ट लिस्ट। तो सर जो DG ऑडिट ये क्लब पैरा है? नहीं सर ये एक ही पैरा है ना? जी एक ही पैरा। मैडम नेक्स्ट पेज पे आए 15 पर, पॉइंट नंबर 4 पढ़ें जरा। 4 रिप्लाई ऑफ डिपार्टमेंट। इसमें तो डिनोवो इंक्वायरी हो चुकी है। 3 accused were imposed major penalty of removal of service and the charges of misappropriation। मैं पढ़ दूं? चट्टा साहब आप पढ़ दें जरा। मैं पढ़ देता हूँ सर। मैडम कह रही है वो नहीं है। The matter was probed twice, firstly by DG Abad and secondly by PND Board Punjab. The de novo inquiry by PND Board was proposed by letter dated 9th of March 2024. The order of de novo inquiry dated 9th of March 2024 provides that in the first inquiry conducted by DG Abad, all 3 accused were imposed major penalty of removal of service and the change of misappropriations, embezzlement of funds, fake bank drafts, pay orders were established. However, the recommendations of the de novo inquiry report are yet to be implemented by PND Board Punjab. Sir,
सर दैट इज़ पर्टेनिंग टू दैट पॉइंट नंबर 4 ओनली सर। मैं ओवरऑल जो प्रोसेस है वो बता रही थी, और सर जो PITB की सर जैसे बात हो रही है कि उस पर बैलेटिंग नहीं हुई, और वो वाला सर प्रोसेस मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रही थी कि इसमें क्या है सर। एज़ फॉर एज रॉन्गफुल इंटरवेंशन आर कंसर्न, जो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की थी सर, वो तो ऑलरेडी इट्स यस इन अंडर द इन्वेस्टिगेशन। उसके अंडर इन्वेस्टिगेशन एक दफ़ा जब आपने इंक्वायरी कंक्लूड की है तो दूसरी इंक्वायरी की क्या ज़रूरत पड़ी? और सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2, क्या जो ऑफिसर इन क्वेश्चन है क्या वो अभी भी सर्व कर रहे हैं? मैंने तो आई वाज सर इंक्वायरी ऑफिसर, तो सर आई कंक्लूडेड द इंक्वायरी एंड सबमिटेड टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सर। और सर PND में भी डेफिनेटली कोई लेकुनाज नज़र आए होंगे, दैट्स व्हाई दे हैव इनिशिएटेड द डिनोवो। नहीं, पहली इंक्वायरी भी PND ने भी पहली इंक्वायरी भी की है, लेकिन ना इसमें लिखा हुआ है कि पहले DG बाद ने की है, सेकंड इंक्वायरी PND ने की है, और उसके बाद एक डिनोवो इंक्वायरी भी थर्ड हुई है। नहीं सर, ये तो राइट भी नहीं है, थर्ड इंक्वायरी का तो राइट ही नहीं है। ऐसे नहीं है तो रिकमेंडेशन भी की है रिमूवल ऑफ सर्विसेज। तो ऑडिट ये फिर अगर इंक्वायरी होगी थी, रिमूवल ऑफ सर्विस हो गया है, चार्जेस भी फ्रेम हो गए एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स के, तो देन व्हाट इज योर रिकवरी पे क्यों सर नहीं? जो रिकवरी इन्होंने रिकमेंड अगर की है तो वो रिकवरी करके हमसे वेरीफाई करवाएं। इसमें तो इंक्वायरी हो चुकी है, चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं और रिमूवल्स फाइंडिंग्स आ वेरीफाई चुकी हैं। करवाएं। सर तैयारी किसकी नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रही है। आपके पास किसी के पास जवाब भी नहीं है। मुझे बताएं कि ये इस पे हमने रिकवरी करनी है नहीं करनी, बताएं सर। जो इनिशियल जो इंक्वायरी की फाइंडिंग्स हैं, उसके बाद सर डिनोवो इंक्वायरी तो हर अक्यूज्ड का हक होता है सर, वो एप्लीकेशन देता है तो उस पे डिनोवो कोई जाहिर है उस वक्त जो कॉम्पिटेंट फोरम अथॉरिटी होगी उसने ये डिसाइड किया होगा विद इन 60 डेज। जी सर इसमें सर टाइम लाइन के साथ आप दे दें सर, हम इसको कंक्लूड भी करते हैं। और वैसे इनिशियल जो इंक्वायरी हुई है उसमें चार्जेस इन पे प्रूव भी हुए हुए हैं, और ये जो सर रिकमेंडेशन थी इसमें ये भी था कि इसमें आप चार्ज शीट में कुछ और इंक्लूड करने की रिकवरी की भी बात ऑडिट ने की है, तो सर वी हैव नो ऑब्जेक्शन। सर आई अंडरस्टैंड कि आपको अभी 2 माह हुए हैं, दूसरा आप यू बीन थ्रू अ वेरी रिग्रेसिव और बड़ा टफ वो PND का जो अभी बजट पास हुआ है उसमें भी आप बिजी रहे होंगे, बट ये SDAC आप टाइमली कर लिया करें। एंड प्री PAC हमने मैंडेटरी रखी हुई है, ये मैटर प्री PAC पे आप कम से कम इस पॉइंट पे तो आ जाते हैं कि रिकवरी बनती है हमारी। फाइनेंस कुछ गलत कह रहा हूँ मैं? नहीं सर, बिल्कुल बजाव फरमा रहे हैं आप। तो आप मैं अब इसकी इंक्वायरी डालूं, अब मैं क्या करूं मैं इसका? सर इसमें प्री PAC में तो सर ये डिसाइड हुआ है कि एज इट इज़ जो यहाँ पे ऑडिट ऑब्जर्वेशंस थी वो भी चार्जशीट का हिस्सा बना के इसको एक रिवाइज चार्जशीट जो है वो इशू की जाए। ये सर प्री PAC की थी फाइंडिंग्स। Until the inquiry is final, this forum cannot refer another inquiry to CMIT, right? Sir, 15 days inquiry report. Sir, noted, sir. Sir, next पेज नंबर 16 है, पैरा 17.4.9, integrated farms development in Punjab Barani tract by Abad. Sir, in this project जो थी सर सोलर पंप्स वर टू बी इंस्टॉल्ड और 672 इंटरवेंशंस होनी थी सर। ये सर एप्लीकेशंस इनवाइट की गई थी फ्रॉम द 13 डिस्ट्रिक्ट्स, और फार्मर से एप्लीकेशन इनवाइट की थी सर 3524 एप्लीकेशन एक्सेप्ट की गई आउट ऑफ 5884 एप्लीकेशंस। इसमें से 2360 एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया विदाउट एनी साइनिंग प्रॉपर रीज़न, क्योंकि इसकी भी सर बैलेटिंग नहीं हुई, और इसमें फेवरिटिज्म की एलिगेशंस भी इनके अपने फार्मर्स की तरफ से भी आई और ओवरऑल आई थिंक मीडिया में भी आई। इसके बाद सर इन एलिगेशंस के बाद प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने विजिट किया फिजिकल साइट्स को, बट नो सिस्टम वॉज इंस्टॉल्ड और 100% पेमेंट हैड ऑलरेडी बीन मेड। इसके बाद सर इंक्वायरी इनिशिएट हुई और जो टारगेट्स है सर PC1 के वो भी अचीव नहीं हुए। जिसमें स्मॉल रिजर्वायर का टारगेट PC1 का था 20 का, द अचीवमेंट वाज ओनली 1। मीडियम टर्म रिजर्वायर्स का टारगेट था सर 15, द अचीवमेंट वाज 3, और इसी सीजन ट्यूबवेल्स का टारगेट था 20 और अचीवमेंट वाज 10। तो सर इसमें परफॉर्मेंस एस्पेक्ट भी आया था, और दूसरा आप देख ही रहे हैं जिस तरह की मैनेजमेंट हो रही, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सेक्रेटरी साहब 2 ऑब्जर्वेशन नोट फरमाएं। Very poor financial control of the department. And number 2,
very poor administrative performance. सर ये मैं थोड़ा सा इस पे गुजारिश करूँगा सर। बेसिकली ये सारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं ऑडिट के सर ये एक ही टेन्योर की हैं, तो सम टाइम्स ऐसा हो जाता है कि कैजुअल काइंड ऑफ नलायक आदमी लगा होगा वाज देयर, तो उसकी वजह से हो गए। इसलिए मैं आई अपोलोजाइज टू द फोरम कि सर आप अपोलोजाइज ना करें, आप हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं। बट सर इफ़ आई एम अलाउड तो सर मैं इसकी ज़रा प्रोग्रेस अगर फोरम को सर दे दूँ बीसी प्रोजेक्ट की सर, विच वाज डेड प्रोजेक्ट। सर इसके स्मॉल रेजरवायर के सर टारगेट हमने तकरीबन 85 कंप्लीट कर लिए, मीडियम के सर 35, ओनली 7 आर लेफ्ट। जो ट्यूबवेल्स थे सर कंप्लीट कर लिए हैं, सोलर पंपिंग जो थी वो सर 79 लेफ्ट, बाकी सर ऑल डन। एंड सर जो कम्युनिटी वाले थे वो सर सारे कंप्लीट कर लिए टारगेट्स। सो सर इट्स ऑन ट्रैक एंड अपने जेस्टेशन पीरियड पे सर ये प्रॉपर क्लोज होगा ये प्रोजेक्ट। आई होप मैडम यू टेक दिस प्रोजेक्ट एंड दिस डिपार्टमेंट हैंड्स ऑन। सर इंशाल्लाह सर से उनकी कोई परफॉर्मेंस हमें कोई अच्छी नज़र नहीं आ रही। एंड ये फार्मर्स और लाइफ स्टॉक और ये सारा जो 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आप इसको रेगुलराइज कर सकते हैं फाइनेंस। सर आई एम सॉरी टू ऑब्जर्व ऑडिट का मेन जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। अकाउंटिंग पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने विद अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान प्रेस्क्राइब किए हुए हैं, उनकी वायलेशन को ऑब्ज़र्व करना मेन पर्पस है ऑडिट का। मुझे इस पूरे पैरे में कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही कि फ़लाँ अकाउंटिंग पॉलिसी या प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। ये सर ऐसे मामलात हैं जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं। इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को हल करने के लिए हर डिपार्टमेंट में पूरे के पूरे मैकेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे हैं। फाइनेंस वो मैकेनिज्म एसडीएसी है, डीएसी है, एसडीएसी है, प्री पीएसी है, वो तो वो कंडक्ट करते नहीं है। तो ऑडिट अगर आप परफॉर्मेंस ऑडिट भी कर रहे हो तो फिर भी इतराज परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं सर के एम्बिट आप में आते हैं। नहीं सर मेरी सर हम्बल सबमिशन ये है कि ऑडिट का जो परव्यू है दैट रिलेट्स टू अकाउंट्स, इस वाले से अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, फेडरल फाइनेंस डिवीजन, फेडरल लॉ डिवीजन, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, उनके पूरी की पूरी लंबे 10-10, 12-12 सफ़ों के लेटर अवेलेबल हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में जब ऑडिट इस तरह की ऑब्जर्वेशंस देगा तो मेरा ख्याल है आप बेहतर समझते हैं कि ये अकाउंट्स के ऑडिट से की हदूद से बाहर वाली बात है। जी सर आर्टिकल 170 सब आर्टिकल 2 को पढ़ लें। द एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ द ऑडिट विल बी डिटरमिन्ड बाय द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बेसिक डॉक्यूमेंट है वो कह रहा है द फुल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड द मैटर कि इवन जहाँ के सीट में भी और हर किस्म की एक्सटेंट एंड नेचर विल बी डिटरमिन्ड बाय द ऑडिटर जनरल पाकिस्तान। नेचर मीन्स अ टाइप ऑफ ऑडिट। और सर ये परफॉर्मेंस ऑडिट बात करें ना, हम पूरी दुनिया को पिछले 30 साल से परफॉर्मेंस ऑडिट सिखा रहे हैं। हमारा एक परफॉर्मेंस ऑडिट सेल है यूरोप, ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स, अफ्रीकन कंट्रीज़, ये हमारे पास हर साल आते हैं सर, फॉरनर्स आते हैं, हम उनको सिखाते हैं। अब तो सर इम्पैक्ट ऑडिट शुरू हो गया है, अब तो सर फोरेंसिक ऑडिट शुरू हो गया है, ये सारे ऑडिट्स कर रहे हैं हम। तो ये फाइनेंस जो वो तो हमें बता ही नहीं सकता, ऑडिट जनरल भी डिसाइड करता है सर सारा मामला, और वो फाइनेंस को बताते हैं कि आपने क्या करना है। तो ये नई बात आज मैं सुन रहा हूँ कि फाइनेंस ऑडिट जनरल पाकिस्तान को बता रहा है कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। और सर मैं एक और बात बताऊँ, फंक्शंस को आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से। अगर फंक्शंस अलग से नहीं परफॉर्म होते, फंक्शंस आर डिपेंडेंट ऑन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो ये तो आइन की खिलाफ बात कर रहे हैं कि जनाब आप आर्टिकल 170 सब आर्टिकल 2 जो कह रहे हैं। फाइनेंस, लेट मी कंक्लूड। अब हम इस बहस में नहीं पढ़ते, लेट्स कंक्लूड। जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव परफॉर्मेंस पुअर होएगी ऑडिट उसको हाईलाइट करेगा। जहाँ पर फाइनेंशियल कंट्रोल वीक है डिपार्टमेंट का, ऑडिट का काम ही यही है कि वो पॉइंट आउट करेगा। हम अगर भी मिनिमल अमाउंट्स के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि हम इधर बैठ
के इतना पैसा खर्च करके हम 10-10, 15-15 हज़ार की बातें इधर शुरू कर दें कि खाना इसने इतने का खा लिया, खाना उसने चाय उसने इतने की पी ली उसने, तो ये बहुत मीनियल सी चीज़ें हैं। ऑडिट जो अपना काम कर रहा है मेरे ख्याल से वो ठीक कर रहा है फ़िलहाल। आज मैं ऑडिट की तारीफ़ कर रहा हूँ 1 साल बाद। नॉट नेगेटिंग योर ओपिनियन, आपकी ओपिनियन भी ठीक है, बट आई थिंक ऑडिट का जो राय है वो राइज है। और नंबर 2, इस सारे मामले के अंदर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये डिपार्टमेंट का रिप्लाई, डिपार्टमेंट खुद मान रही है कि ये बात ऑडिट की दुरुस्त है, तो फिर हम कौन होते हैं कि कहने वाले कि नहीं जी डिपार्टमेंट और ऑडिट दोनों की बात दुरुस्त नहीं है, हम जो कह रहे हैं वो ठीक है। डिपार्टमेंट भी एग्री कर रहा है इस बात के ऊपर, और डिपार्टमेंट ने तो इस मैटर में रिकवरी एडमिट की हुई है, इंक्वायरी की हुई है। सर आपके हर हुक्म की तामील हम पे फ़र्ज़ है और हम इंशाल्लाह तामील ही करेंगे, लेकिन अगर आप मुझे इजाज़त दें तो नेक्स्ट मीटिंग में मैं अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, फेडरल फाइनेंस डिवीज़न, फेडरल लॉ डिवीज़न और फेडरल एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न, उन्होंने इस मौजू पे जो अपनी लीगल ओपिनियन और एडवाइस दी हुई है कि एडिटर जनरल इज़ नॉट ऑथराइज्ड टू ऑडिट फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ये सिर्फ अकाउंट्स का कर वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा लेकिन हर सूरत में हम आपके हुक्म के पाबंद हैं। वो फंक्शंस का ऑडिट थोड़ी कर रहे हैं, वो तो किसी में जो गाइडलाइन दी गई थी, जो टारगेट बने थे, they were failed to achieve, they have accepted in their own internal inquiries as well. इसमें तो performance audit is very simple. इसमें सर लेट मी अलाउ टू से मुझे जी एक सर बात बहुत ज़रूरी जो मैं करना चाहता हूँ सर, ये बात करें ऐसी IMF के डिलीवरेबल्स में परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ हैस्को और परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ पेस्को है जो हमने किया है। अगर कोई चैलेंज करता है कि आप परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं करते तो सर IMF की तो आखिरी इंस्टॉलमेंट रुक जानी थी, तो ये डिलीवरेबल्स में मैंने माई सेल्फ कंडक्टेड परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ हैस्को, तो सर इसमें ये मेरा डिबेट में पढ़ना नहीं चाहिए, आर्टिकल हम आगे चलें सर। सेक्रेटरी P&D हैज़ टू से समथिंग। सर मैं सिर्फ ये सबमिट करना चाहता हूँ कि ये डिबेट तो ये बहुत लंबी है सर, इस पे शायद कभी कंक्लूड हो भी ना सके। मेरे ख्याल से वाइल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आर आल्सो प्रोग्रेसिंग एंड upgrading themselves for the future challenges, audit may also be working hard to achieve to cater to the existing challenges sir. सर इसमें ये जो एग्जिस्टिंग जो ऑडिट पैरा है इस पे सिर्फ मैं बात करना चाहता हूँ कि इट्स अ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सर, और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के सर उसकी एवेलुएशन और उसकी इम्पेक्ट असेसमेंट की एक अलहदा से प्रोसीजर लिखा हुआ है सर प्लानिंग मैनुअल में भी, और उसमें PC4 जब सबमिट करते हैं तो उसके बाद उसके इम्पेक्ट असेसमेंट को असेस किया जाता है, और अगर वो प्रोजेक्ट कैन बी अ फेलियर, प्रोजेक्ट कैन बी अ सक्सेस, गवर्नमेंट ऑलवेज ट्राई टू इंट्रोड्यूस एंड इनोवेट थिंग्स, और इसमें सर अगर फेलियर होता है तो वैसा प्रोजेक्ट दोबारा रेप्लिकेट नहीं होता, अगर सक्सेस होता है तो गवर्नमेंट प्रेफर के उस तरह के प्रोजेक्ट्स दूसरे एरियाज़ में भी लेके जाए। सो इस पे सर डेवलपमेंट के सब्जेक्ट पे मुझे थोड़ा सा ये सबमिट करना था सर। सर ये इंक्वायरी कब कंप्लीट हो जाएगी? सर ये भी आप काइंडली 2 to 3 वीक्स दे दें सर, मैं इसको कंक्लूड करके तो इस पे सबमिट करता हूँ रिपोर्ट सर। नहीं इसकी फर्दर इंक्वायरी होनी है? नहीं सर ये ऑलरेडी पेंडिंग है सर इंक्वायरी, एक ये 2024 से पेंडिंग है सर, उसको हम सर आप इंक्वायरी फाइनल करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें सर। राइट सर। नेक्स्ट सर पेज नंबर 19 है, पैरा 17.4.10 irregular expenditure under project capacity building आबाद। इसमें सर जो इनके अपने लेट डाउन प्रिंसिपल से जिसकी बेसिस पे ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होना था उसकी वायलेशन हुई है सर। नेक्स्ट जियो PC1 स्टेट्स के अपॉइंटमेंट ऑफ टेक्निकल नॉन टेक्निकल स्टाफ इन्होंने अपॉइंट करना था फॉर द पर्पस ऑफ ओवरसीइंग द प्रोजेक्ट। ये टेक्निकल नॉन टेक्निकल स्टाफ अपॉइंट नहीं किया टाइम पे, इसकी वजह से सर ये प्रोजेक्ट बुरी तरह सफ़र हुआ। इसके बाद सीनियर एग्जिस्टिंग स्टाफ को इन्होंने सर फील्ड पोस्टिंग्स में लगाना था एज़ पर देयर PC1, वो भी नहीं हुआ, इसकी वजह से भी परफॉर्मेंस इनकी इफेक्ट हुई सर। उसके बाद सर ये कंटिजेंट पेड स्टाफ की इन्होंने
पेमेंट्स है वो की है, वो सर वही इशू जो कि हमेशा आता है कि आप विदाउट एडवर्टीजमेंट जब हायर करते हैं आप, तो वो 2.8 मिलियन की पेमेंट है। वो होते हैं सर लो लेवल स्टाफ होता है। और सर असल इसमें पैरे की क्रक्स ये कि जो PC1 की डायरेक्शन थी या जिसकी बेसिस पे PC1 पास हुआ था वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सके, और वो लेट डाउन जो सर इनका था SOP उस पर अमल दरामद नहीं इन्होंने किया, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को अल्टीमेटली अचीव नहीं कर पाए। जी मैडम, सर इस प्रोजेक्ट में बेसिकली सर दो चीज़ें जो है कि इसका HR कंपोनेंट जो था वो नहीं हायर किया गया। सर HR कंपोनेंट का प्रोसेस चला है, प्रॉपरली एडवर्टाइज हुआ, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसेस उसमें कोई इरेगुलरिटीज़ ऑब्जर्व हुई और वो PND ने सर उसको वहीं पे स्क्रैप कर दिया, एंड दैट कंपोनेंट कुड नेवर बी अचीव्ड। सर इट्स अ फैक्ट, मतलब इट स्टैंड्स, लेकिन सर वो PND की डायरेक्शन पे जो है उसको स्क्रैप करके बंद किया गया। बाकी सर जो एग्जिस्टिंग स्टाफ था उसके ज़रिए सर प्रोजेक्ट जो चलाया गया ये डिपार्टमेंट की कैपेसिटी के लिए थे सर, बाकी सारे कंपोनेंट्स अचीव किए गए हैं। रह गई सर बात जो CP स्टाफ की है, सर चूँकि ये पूरे 13 डिस्ट्रिक्ट्स में था, ये सर्वे कुलीस थे सर, वो वहीं पे 2-4 दिन के लिए काम किया एंड देन वहीं ख़त्म, तो सर वो इस पे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था इस प्रोजेक्ट में। छोटे एम्प्लॉयज़ हैं इसमें सर सर्वे कुलीज आर लाइक बिल्कुल लाइक 1-2 ग्रेड समथिंग लाइक दैट सर, बिल्कुल CPS जो है जो हेल्पर होते हैं सर, दे आर विद फिजिबिलिटी जब चल रही होती है, तो सर वो उसी इलाके में जाके वहीं के रख के तो सर वो यूज़ किया जाता है उनको, एंड देन फिर सफारी वो कोई ऐसे बहुत टेक्निकल या उस किस्म के कोई नहीं है, ये अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं सर। जी सर। लेकिन ये बहुत लंबा इन्होंने एलिगेशन लगाए हुए हैं कि एक स्टाफ को एम्प्लॉय किया, वो गया नहीं, उसका TAD है उसने। सर वो स्टाफ जो था दैट वाज DD एडमिन लेवल का था सर, PND से ही अपॉइंट हुआ था और उसने हेडक्वार्टर में ही रहना था सर, ये एज़ पर PC1 उसने वही रहना था, DG खान नहीं जाना था सर। ये थोड़ी हमने ऑडिट के साथ सर बहरहाल डिस्कशंस भी हुई हैं, क्लैरिफाई तो किया है सर उनके साथ हमने, तो वो हेडक्वार्टर के लिए थे सर, उसको DG खान नहीं जाना था। चलिए कि उसमें छोटे एम्प्लॉयज़ भी हैं और सर ये चल के सर क्लोज भी हुआ है प्रॉपर, तो सर हमारी तो रिक्वेस्ट सेटलमेंट की है सर। उसको सेटल कर देते हैं, सेटल। थैंक यू। Next is the sir last para of Abad, page number 24. The para is 17.4.17. Illegal occupation of residences and non-recovery of penal rent. Sir ये जो ऑफिसर जब ट्रांसफ़र हो जाता है दे हैव टू वेकेट देयर रेजिडेंस, डेजिग्नेटेड रेजिडेंस को वेकेट करना होता है। ex-DG आबाद एंड ex-चीफ आबाद वर रिजाइडिंग इन द ऑफिशियल रेजिडेंसेज, डेजिग्नेटेड रेजिडेंसेज आफ्टर देयर ट्रांसफ़र। तो सर ये टोटल 5.2 मिलियन 3.7 मिलियन की अमाउंट बनती थी। जो लेटेस्ट पोजीशन है इनमें सर एक ऑफिसर ने वेकेट कर दी है रेजिडेंस, ऑन द वन ऑफिसर इज स्टिल रिजाइडिंग इन द रेजिडेंस एंड द रेजिडेंस इज डेजिग्नेटेड रेजिडेंस। जी DG साहब। जी सर, एक तो हमने विकेट करा लिए सर जो एक्स चीफ थी, और सर जो एक्स DG हैं ही इज़ करंटली रिजाइडिंग देयर सर। खातून तो नहीं है इसमें सर? कोई खातून तो नहीं है इनमें? नहीं सर, एक्स DG ही इज़ अ जेंटलमैन। इस पे आपने पिनल कितना लगाया है? सर इसमें ये गवर्नमेंट के सर हैं रेट्स, उसके मुताबिक ये जो इवेलुएट किया था ऑडिट ने उसमें है सर। मेरी गुजारिश इसमें ये है कि अगर इसमें ओरिजिनल कॉस्ट पे सर उसको एक्स DG को हम चार्ज कर ले तो हम इमीडिएटली रिकवरी एक्सपेडाइट करके तो सबमिट कर देते हैं। आप यूँ कर लें सर, पिनल ना करें, राइट सर, जो वो है वो कर लें। राइट, ठीक है सर, ये सर हम एक्सपेडाइट कर देते हैं सर इंशाल्लाह। एंड दिस जो विकेट किया है इज गोइंग टू रिटायर्ड और ही इज रिटायर्ड? सर ही हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस सर। चल नो द लेडी जो दूसरे वाले जिन्होंने विकेट किया सर वो जिन्होंने सर विकेट किया है वो तो मैडम चली गई हैं, शी इज़ इन सर्विस फेडरल गवर्नमेंट में सर, वापस चली गई हैं। और ये जिनका अभी हम जिक्र कर रहे हैं एक्स DG का, उन्होंने विकेट नहीं किया सर, वो अभी सर्विस में ही है। कितनी सर्विस रहती है उनकी? अभी सर्विस में है। चले दोनों को इक्वली ट्रीट करें। आप जो पिनल है वो ना करें, जो अमाउंट बनती है दूसरी वो ले लें आप। राइट सर, नोटेड सर। वो रिकवर कर लें सब्जेक्ट टू सर, ये वेरिफिकेशन। सब्जेक्ट टू रिकवरी जो है, सब्जेक्ट टू रिकवरी ये पैरा सेटल करना। Sir, next is page number 26.
This is actually the last para, 17.4.19, sir. Loss to government due to theft of vehicles. The vehicle was being used for the private purpose. और सर गाड़ी चोरी हो गई थी. हमारा एतराज़ ये है कि गाड़ी चोरी हो गई थी तो losses should have been written off. वो अभी तक ना तो losses write off हुए और ना ही सर उसका कोई रिकवरी हुई गाड़ी की. गाड़ी कहाँ से चोरी हुई थी? ये सर सखर की हदूद में चोरी हुई थी. सखर क्या करने गई थी गाड़ी में? प्राइवेट विजिट पे लेके गए थे इनके ऑफिसर. जी जी सर, वो एक्स डी जी इसको प्राइवेट विजिट पे प्रॉपर्ली रिक्विजिशन करके सर लेके गए थे हिज होम टाउन. तो सर ड्यूरिंग दैट टाइम ये थेफ्ट हो गया इस गाड़ी का. थेफ्ट होगी. फाइनेंस सर इस पे जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, एफआईआर वगैरह दर्ज हुई है, अब उस पर रिकवरी तो पुलिस का काम है गाड़ी को रिकवर करना. चलें और ये सर, आप ये एक लेटर चीफ सेक्रेटरी साहब को लिखते गाड़ी की रिकवरी का एफआईआर. हमने लेटर सर जो एसएसपी सखर है उनको भी लिखा है सर. उन्होंने हमें कुछ किया कमिट के हम कोशिश कर रहे हैं इस पर जल्दी रिकवरी करेंगे सर. एफआईआर की कॉपी एक हमें भी सेंड कर दें. जी सर, हम भी वो कोशिश करते हैं. सर इसमें 2 शायद कल्प्रिट्स उन्होंने अरेस्ट भी किए हैं डीपीओ साहब ने, वो उन्होंने हमें कन्वे भी किया है. थी तू बंदे रिकवर थी वेंदन गड्डी की भी ना थी गड्डी थी साईं असां बंदे रिकवर कर गए ने. नेक्स्ट फॉर्मेशन क्या है सर? ये ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है सर, ऑन पेज नंबर 28. 28 पे? जी सर, पेज नंबर 28. जी. The para is 17.4.6.1.1 irregular payment of daily allowance 60.725 million. सर इसमें जो मैडम वहाँ पे बैठी हुई है, मैडम आपने अपना तारुफ करवाया था. यू आर डीजी सर, डीजी मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन. आपके पैरास कहाँ पर? सर मेरी रिक्वेस्ट है कि एमएनई के सर 3 पैरास 2 पैरास हैं तो वो अगर पहले डिस्कस पहले आपका करने लगे. थैंक यू सर, थैंक यू सर. आप पहले से बैठी हैं इसलिए शुक्रिया सर. पेज नंबर इनका कौन सा? पेज नंबर 62 पे आ जाए सारे. सर पेज नंबर 62. जी मैडम. The para is 17.4.1.1. Unjustified irregular award of consultancies amounting to 13.683 million. सर इंडिविजुअल कंसल्टेंट, शॉर्ट टर्म कंसल्टेंट हायर अगर आप जब करते हैं तो उसके लिए कंडीशन है कि आप 3 कंडीशंस में भी हायर कर सकते हैं. द सेकंड कंडीशन इज़ कि वो 6 माह की पीरियड के लिए हायर होते हैं. लेकिन सर ये कंसल्टेंट्स हायर किए इन्होंने, 3 कंसल्टेंट हायर किए और उनके पीरियड एक्सटेंड करते रहे और अल्टीमेटली इट वेंट टू 2 years. तो अगर आपने 2 साल के कंसल्टेंट वैसे हायर करने हैं तो उसके लिए प्रोसेस फ़र्क है सर हायरिंग का. तो इसमें सर ये तकरीबन 13 मिलियन की पेमेंट हुई है इनको एंड दैट इज़ इरेगुलर. तीनों कंसल्टेंट को 13 मिलियन की है. जी जी. एक्सटेंड करते रहे हैं या नए सिरे से कॉन्ट्रैक्ट करते रहे हैं? तो फिर एक्सटेंशन सर बात ये होती है कि सर हर रूल की, हर लॉ की स्पिरिट होती है. स्पिरिट तो यही है, तभी तो शॉर्ट टर्म कंसल्टेंसी रखा गया है. और जब जो प्लानिंग कर रहे हैं और प्लानिंग डिपार्टमेंट है तो उनको ये पता नहीं है कि हमने 2 साल के लिए कंसल्टेंट हायर करना है या 6 माह के लिए या साल के लिए. जी सर बेसिकली अब तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स के साथ ही कंसल्टेंट्स को हायर किया गया था. सर उनके डिसकंटिन्यू करके पहले कंसल्टेंसी और फिर उसके ब्रेक के बाद नए सिरे से नई टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ हायर किया गया था. पर्सन्स वर सेम बट सर उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस वर डिफरेंट. सर जो इसमें इनका ख्याल है कि प्लानिंग के हवाले से सर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रेगुलर शॉर्टेज थी रेगुलर स्टाफ की. सर टोटल 35 लोग थे जबकि 42 डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पंजाब गवर्नमेंट के जिनके प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग जारी है. और उसके अलावा सर मल्टीपल एडीपी के तमाम प्रोजेक्ट्स को सर मॉनिटर कर रहे होते हैं. तो हायरिंग के लिए हमारे पास लोग इनसफिशेंट थे. सर अब क्वेश्चन ये आता है कि उन्हीं लोगों को हमने दोबारा क्यों एंगेज किया. सर उनकी क्वालिफिकेशन और उनके एक्सपीरियंस की बेसिस पे. और सर इसमें थोड़ा सा आपकी कंसिड्रेशन सर हम ये ज़रूर इस पर इन्वाइट करेंगे कि M&E बड़ा एक स्पेशलाइज सा फंक्शन है. सर हमारे साथ जब वो उसके ऊपर कोई पर्सन जो है थोड़ा सा ट्रेन हो जाता है सर हमारे लिए उसके
साथ एक कंफर्ट जोन इस लिहाज से बन जाता है कि वो ही और शी अंडरस्टैंड्स कि ये हमने किन पैरामीटर्स के ऊपर मॉनिटरिंग करनी है। अदरवाइज सर ये इंफॉर्मेशन भी कॉन्फिडेंशियल है और सर वी डोंट वांट कि हम हर 6 महीने बाद एक नया बंदा लेकर आएँ और हम फिर उसके मुताबिक करें। लेकिन बहरहाल सर इसमें प्रोसीजर सारे फॉलो किए गए थे और उसको सर नई टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ नए प्रोजेक्ट्स के लिए हायर किया गया था, नॉट ऑन द सेम प्रोजेक्ट सर। शी इज़ वेल प्रिपेयर्ड। तो लॉन्ग टर्म हायर करने में क्या मुज़ायका है आप? सर लोगों को लॉन्ग टर्म कर लेते हैं सर, जितना चॉइस आप फरमा रहे हैं। सर सेम हम कंसल्टेंट्स को या लॉन्ग टर्म हायरिंग के लिए तो सर एक प्रॉपर प्रोसीजर जो पीपीएससी में है हमारे पास पोस्ट क्रिएशन अब सर हमने क्रिएट करवाई है कुछ सीटें और उसको हम पीपीएससी के ज़रिए हायरिंग करने जा रहे हैं सर। हमारे पास ये इशू होता है, सीट्स क्रिएट नहीं होती और फिर कंसल्टेंट्स की सीट होती है, ये इश्यूज होते हैं डिपार्टमेंट्स के। सर एक्चुअली But P&D should have a permanent consultants for a longer period of time. आपने प्लानिंग करनी है, ये तो नहीं है 6 महीने में आप you are planning every 6 months. P&D फाइनेंस के पास अगर नहीं होगी अथॉरिटी फिर किसके पास है? अभी हमने एक स्ट्रेटेजिक यूनिट बनाया जिसमें सर तमाम फील्ड्स के एक्सपर्ट्स जो हम हायर कर रहे हैं। ये सर जब मैडम जिस टाइम की बात कर रही है ये इसके पैरेलल सर इनका अपना जो एग्जिस्टिंग स्टाफ था उसके रूल्स और वो भी सारा सर प्रोसेस जारी था। सो डिपार्टमेंट वुड नेवर नो कि मुझे 6 महीने के लिए चाहिए या उससे ज़्यादा भी मुझे चाहिए होगा। तो इसमें सर ये यूजुअल प्रैक्टिस है कि डिपार्टमेंट्स में इस तरह की चीज़ हो जाती है कि आप पहले को 6 महीने के लिए हायर करते हैं, लेकिन 6 महीने बाद जाके आपको पता चलता है कि कैबिनेट ने या SRC ने कोई रूल्स पे कोई और ऑब्जेक्शन लगा दिया है, तो इट विल टेक 6 more months टू कंप्लीट द प्रोसेस इन हायरिंग। साहब आप प्रोसीजरल जो यहाँ पर यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को ज़रा थोड़ा सा बेहतर कर लें एंड कमेटी विल टेक lenient व्यू ऑन दिस। थैंक यू। एंड पैरा विल इज सेटल्ड। थैंक यू। Next para is on sir page 64. The para is 17.4.1.2. The same nature para sir इसमें consultant hire किए थे 19 consultants for 2 years 32 million payment was made और वही procedure सर के extension देते रहे 6 माह की करके और 2 साल का period गुजर गया। और सर ये इसमें कोई सीट क्रिएट करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने कंसल्टेंट हायर करना है तो आप ओपन कंपटीशन से लॉन्ग टर्म कंसल्टेंट हायर कर सकते हैं। कंसल्टेंट की तो नहीं है, लेकिन अगर वो इनको लॉन्ग टर्म चाहिए, परमानेंट चाहिए, तो उसके लिए तो सीट की ज़रूरत है। जी मैडम। सर इसमें भी सेम कंसिडरेशंस ही हैं सर, लोग चेंज भी होते रहे हैं, सिमिलर लोगों की कंसल्टेशन या सेम लोगों को सर हमने कंटिन्यू नहीं करवाया सर। इसमें लोग चेंज हुए हैं, HR भी चेंज हुआ है, कुछ लोग थे जिनको फर्दर भी कंटिन्यू करवाया गया था, बट सर कंसिडरेशंस आर द सेम। समटाइम सर हमें PDWP के फॉरम से डायरेक्शंस भी आ जाती हैं कि एक प्रोजेक्ट के ऊपर आपने TPB करवानी है या एक सिंगुलर सर्टन प्रोजेक्ट के ऊपर हमने कोई रिपोर्ट सबमिट करनी है सर, उसके लिए फिर हम लोगों को एंगेज हमें करना पड़ता है सर। इसकी हमें थोड़ी सी विंडो, ये सर पेपरा के मुताबिक ही किया गया था, 3 CVs लेकर और उसी कंडीशंस के मुताबिक सर, और उनके टर्म्स एंड कंडीशंस सर पेपरा अलाउज के हम अगर टर्म्स एंड कंडीशंस रिवाइज करके सेम पर्सन को इंडिविजुअल को अगर हायर करना चाहें एक्सपीरियंस के साथ तो सर हम कर सकते हैं सर। ये सबमिशन है सर। इवन सर पेपरा में ये भी नहीं है कि आप एक बंदे को दूसरी बार कोई डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट हायर नहीं कर सकती। ये सिर्फ एतराज़ ऑडिट वालों को ये है कि ये वही सेम बंदा क्यों आपने दोबारा हायर किया। सर वो जो प्रोसेस है उसको कदगन नहीं है सर, कोई कदगन नहीं है सर ऐसा। सर ये पिछले हमारी रिक्वेस्ट है कि सर इसको फाइनेंस सर एक्चुअली दिस इज द मेन रीज़न सर। दिस इज स्मार्ट प्ले। फाइनेंस सर ट्रेन करना पड़ता है सर दोबारा से सर। should be settled. थैंक यू सर। थैंक यू सर। The next para is on sir page number 67. The para is 17.4.13. Poor implementation of the scheme, 417 million की स्कीम थी सर। मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट का नाम है सर मॉनिटरिंग एवेल्यूएशन एंड थर्ड पार्टी वैलिडेशन ऑफ ADP 2021-22 सर। इसमें एज पर PC1 ऑफिसर्स ऑन की पोस्ट वर टू बी हायर्ड, दे वर नॉट हायर्ड, और मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन ऑफ इनसफिशिएंट नंबर स्कीम वाज डन, जो उन्होंने करनी थी वो सर कम की। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हेड है, मशीनरी है, फर्नीचर है, टेस्टिंग चार्जेस, सॉफ्टवेयर है, नो एक्सपेंडिचर्स वाज इनकर्ड। हालांकि इसकी प्रोविजन रखी गई थी सर। तो ये भी टारगेट्स में प्रोजेक्ट्स जो आपके थे अचीव नहीं कर सके। और अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स एंड GST वाज नॉट रिकवर्ड विच इज 4,61,736।
सर सो फार एज दी इंडिविजुअल्स वर नॉट हायर्ड सर, इस सिलसिले में डिपार्टमेंट ने बल्कि कॉस्ट एफिशिएंसी की सर, जो वहाँ पर हमारे पास अवेलेबल HR था हमने उसी से ही वो काम लिया। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के हवाले से जितनी हमें सीटें ज़रूरी थी वो हमने सर हायर कर लिए थे और उसमें सर लॉस नहीं हुआ कोई गवर्नमेंट एक्सचेकर का। बिसाइड्स दैट सर, जो टारगेट के मुताबिक 400 मिलियन से ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारे पास आए थे उन सबकी मॉनिटरिंग की थी उस साल में, और इसके अलावा भी सर फिर जो अंडर रिपोर्टेड सेक्टर्स थे उनमें से भी सर हमने सिलेक्शन करके तो हमने उसकी मॉनिटरिंग की थी। और सर ये लेटर ऑन ये पॉइंट नंबर 2 और 6 जो थी वो SDAC के लेवल पर सर वो सेटल भी हो गया था। सर जहाँ तक इनका ऑब्जेक्शन है कि हमने हायरिंग नहीं, हमने प्रोक्योरमेंट नहीं की रिगार्डिंग दी IT इक्विपमेंट, सर वो प्रोसेस हमने इनिशिएट किया था, प्रोसेस इनिशिएट हुआ लेकिन एक सर्टन स्टेज पे जहाँ पर हमने किसी एक फर्म को डिसक्वालीफाई किया था सर, वो ओम्बड्समैन के ऑफिस चले गए, वहाँ इंक्वायरी शुरू हो गई। उस सारे सर साइकिल की वजह से जब तक हमारा प्रोजेक्ट मुकम्मल होता वो इंक्वायरी और उसकी वजह से प्रोसेस सर डिलेल हो गया था, क्योंकि एक पर्सन जो था, एक फर्म जो थी वो अग्रीव थी और वो सर अदर दैन कोर्ट रिसोर्ट कर लिया उन्होंने। सर जहाँ तक रिकवरी वाला मैटर है सर, इसमें हमने 3 गाड़ियाँ परचेज़ करनी थी, एक होंडा थी और 2 सर हमारी वैगनार थी। सर ये जब हमने इसमें हमेशा एडवांस ड्रॉल होता है सर, फाइनेंस से परमिशन लेके हमने एडवांस ड्रॉल की पेमेंट कर दी थी टू द बोथ कंपनीज जिनसे हमने ये परचेज़ करनी थी। लेकिन जब तक सर उनको ये पेमेंट की गई थी गाड़ियों की कीमतें बढ़ गई थी और जो हमारे पास बजट में या सर हमारे पास ADP में जितनी अमाउंट मौजूद थी वो अमाउंट सर हमारे पास शॉर्ट थी और इस वजह से सर गाड़ियाँ परचेज़ नहीं हो सकी थी। उसके पैसे हमने रिफ़ंड करवा लिए थे। उसके बाद सर रिमेनिंग अमाउंट जिस GST की बात ये करते हैं, इनकम टैक्स और GST 4,61,736 रुपीज़ सर, इन दोनों कंपनीज के हवाले से इन कंपनी को पेमेंट ये GST गाड़ियों के एवज में जी सर, गाड़ियों के सर, ये कंपनीज को नहीं गए थे, ये सर विद होल्डिंग था और ये AG ऑफिस ने सर एट सोर्स डिडक्ट किया था जब हमने उनको चेक बनाकर कंपनियों के नाम उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र की थी अमाउंट। तो सर ये भी हमने, इसके बाद सर हमने SDAC की जब बाद में मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर सर्टिफिकेट ले लें कि इसके अगेंस्ट उन्होंने कोई रिबेट तो क्लेम नहीं किया। जो दोनों एजेंसीज थी सर, मोटर व्हीकल एजेंसीज ने सर, उस पर उन्होंने हमें सर्टिफिकेट दे दिए कि उन्होंने इस पर कोई रिबेट क्लेम नहीं किया सर। वो हमारे पास ये इसी वीक में सर आ गया, वो हम ऑडिट को दिखा देते हैं सर। ठीक है, ये वेरीफाई कर लें आप, ये पैरा सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन सेटल्ड है सर। जी सर, कोई लॉस नहीं है सर। लॉस है। सर ये किया जाना चाहिए था अगर उसकी रिवीजन में हम जाते, प्रोजेक्ट की रिवीजन में, क्योंकि सर प्रोजेक्ट तो एक सर्टन अमाउंट पे था सर। उसके बाद हमने एक नए प्रोजेक्ट में रिवीजन करवा के एक नया प्रोजेक्ट लेके सर उसमें हमने गाड़ियाँ परचेज कर ली हैं सर, वो आ भी गई हैं सर। सर उस गाड़ियों की कीमत इंक्रीज होने के डिफरेंस की वजह से गाड़ियां बाय ना की जा सकी, उसका इम्पैक्ट ऑन द डिलीवरी ऑफ द प्रोजेक्ट क्या हुआ? सर प्रोजेक्ट का तो जी सर, इफ आई मे एक्सप्लेन सर, उसमें हमने जो इस प्रोजेक्ट के साथ स्कीम्स सर अटैच थी, बेसिकली 2 स्कीम्स और बेसिकली ड्यूली अप्रूव्ड बाय द PTWP सर। वो सर हमने स्कीम सबकी TPP भी करवाई और M&D भी करवाई इन गाड़ियों के ना होने के बावजूद सर, क्योंकि सर उस टाइम पे सर एक तो 21-22 में एक तो कोविड सर आपको याद होगा, दैट वाज ऑन द पीक, और दूसरा सर ये था कि सर एबनॉर्मल हाइक आया था गाड़ियों के प्राइस में। हमने सर अमूमन PC1 में सर 10% 15 यहाँ तो 2 चीज़ें, यहाँ तो गाड़ियों की प्रोजेक्ट में ज़रूरत ही नहीं सर, ज़रूरत थी सर, लेकिन सर अफेक्ट नहीं हुआ सर। इस इफेक्ट नहीं हुआ तो फिर ज़रूरत ही नहीं थी गाड़ियों की। हमने अफेक्ट नहीं हुआ सर, फिर वो एक एफर्ट होती है अगर गाड़ियाँ नहीं आई तो कोई सर बेसिकली सर दैट वाज ऑन आवर कहना कि डिपार्टमेंट के एक नेम के ऊपर था सर। हमने अपने मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाह रहा हूँ कि फ्यूचर में कोई आपकी कोई ऐसी एलिमेंट इन योर PC1 हो जिसमें रिक्वायर्ड फंड्स ना अवेलेबल हो, तो आप ये ना करें कि उस प्रोसीजर के जरिए पूरा प्रोजेक्ट ही आपका बैठ जाए। एक्चुअली सर प्रोविजन जो होती है सर वो 10 to 15% होती है सर, जो नॉर्मली इन्फ्लेशन रेट रखा जाता है, लेकिन सर इसमें सर बहुत सर वी कैन ऑलवेज गो फॉर द रिवीजन ऑफ द प्रोजेक्ट थ्रू PTWP सर, जब रिक्वायरमेंट हो सर। इम्पैक्ट तो आता है, आपका गोल जाहिर है एक गोल था वो अचीव नहीं हो सका सर, डेफिनेटली इट मेक्स डिफरेंस। की हुई थी कि हमें व्हीकल्स चाहिए। जी सर। मैडम यू वर वेल प्रिपेयर्ड।
सेक्रेटरी साहब, आपको जो डायरेक्शंस मैंने नोट करवाई थी वो आपने लिख ली थी? जी सर। एनुअल डेवलपमेंट प्लान, एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान जो है आपका, वो अपनी फॉर्मेशन को बताएं कि वो किया करें। जी सर, वो डिटेल्ड गाइडलाइन सर मैं इशू कर दूँ। बाकी चीज़ें भी आपका बिजनेस आज हम कंक्लूड कर रहे हैं सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। पेज कौन सा? रीच प्रिविलेज। ये क्या है? रूल्स ऑफ इसी भी तो है प्रिविलेज वाली को। नहीं, वो बातें नहीं बतानी, मैं बताएं ब्रीच क्या होता है। कोई पैरा नहीं, आज इसको नहीं करना। डिपार्टमेंट आ गया। कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ सर? सर उमर मसूद, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। सेक्रेटरी साहब, आपको कब इंटीमेट हुआ था पीएससी की मीटिंग का? सर 22 जुलाई को मेरे पास आया था कागज़। सर 22 जुलाई एंड टुडे इज़ 13 अगस्त। 13 अगस्त। आज सुबह 11 बजे वर्किंग पेपर हमें मिला है। सर आई अपोलोजाइज, द फॉल्ट इज़ एंटायरली माइन। सर मैं आपको बता देता हूँ कि उस 22 जुलाई का आज सुबह मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस भी सारी चेक की थी, मैंने नीचे मार्क भी कर दिया था, मार्क्ड इम्पॉर्टेंट प्लीज़ प्रिपेयर फॉर इट, ये मैंने लिखा हुआ है उस पर। अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट नो, मेरे जो एडिशनल सेक्रेटरी थे जो कि इसको सारा डील करते हैं बड़ा अच्छी तरह प्रोफेशनली, इमरान साहब, ही हैड प्रोसीडेड ऑन एक्स पाकिस्तान लीव। अब मैंने आज भी सुबह पूछा कि यू नो अगर पीएससी की मीटिंग थी और वो इम्पेंडिंग थी, आप मेरे से जो भी था आप साइन करा के वर्किंग पेपर सबमिट करा लेते और उधर हम इसको लेके एडिक्वेटली लेके डिफेंड करा लेके बेसिकली कर देते। मैंने जब चार्ज लिया था डिपार्टमेंट का सर तकरीबन 6 महीने पहले, तो उस वक्त मेरी एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस थी कि जो ऑडिट पैराज हैं वो मैं खुद दिखा करूँगा। मतलब आई डोंट डिप्यूट इट, एडिशनल सेक्रेटरी तो मुझे असिस्ट तो लेके डेफिनेटली करता है, बट आई रिव्यू ईच ऑडिट पैरा, चाहे वो SDAC का हो या लेके ये अपना पैक का हो, क्योंकि आपको मालूम है कि इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट के नीचे जो खुद मुख्तार अदारे हैं ना, उनके ऑडिट पैराज अभी भी आप जब आपको मौका मिलेगा वर्किंग पेपर पढ़ने का, ज़्यादातर ऑडिट पैराज उनसे लेके ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उनके एक्सपेंसेस कैसे हुए, इरेगुलरिटी क्या हुई, क्योंकि ये जिस तरह अभी आप P&D का देख रहे थे, ये तो एक रेगुलर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वो अपने रूल्स के तहत लेके काम कर रही होती हैं। लेकिन अगर आप फीड में पिबेट वगैरह देखें, ये क्योंकि स्टैट्यूटरी कंपनीज़ बनी हुई हैं या कंपनीज़ हैं, इधर जो एक्सपेंडिचर जिस तरह किया जाता है वो कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, मिसकम्युनिकेशन होती है, बहुत बड़े बड़े फिगर्स आ जाते हैं ऑफ इरेगुलरिटी। तो इसलिए मैंने इनको एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि मेरे देखे बगैर आपने इसको रिलीज़ नहीं करना, अदरवाइज़ ये वर्किंग पेपर आपके टाइम पे पहुंच जाता। बट उमर साहब, डू यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएससी? आई रिस्पेक्ट द पीएससी जी, मैंने फाइनेंस में सबसे ज़्यादा काम किया हुआ है। आई नो कि पीएससी का के जो है ना कितनी पावर है, और इसीलिए you are a very competent person, I know that. You are very accessible, I know that. I know your family also. Your esteemed father has been a bureaucrat. You're a thoroughbred bureaucrat. Thank you, sir. But I did not expected this from you. No, I am. I apologize to the PSC and all its membership, and on the behalf of my department and at my personal level,
till as long as I'm secretary. It's been 1 year, Umar Saab. I have never been this harsh. अभी भी मैं harsh नहीं हुआ आपके साथ. I have never been. My committee members can second me. I have never been such disappointed and such harsh with any secretary of any department. मुझे मेरे वालिद साहब की तरबियत है, मुझे स्पीकर साहब ने कहा हुआ है कि आपने हमारा काम रिकवरी है, हमारा काम आपको एड करना है, आपको फैसिलिटेट करना है. मैं नहीं, मेरे किसी मेंबर ने भी कभी हाश नहीं हुए. तो एक मेंबर हमारे हैं, वो शुक्र है मुल्क से बाहर गए हुए हैं, राणा आफ्ताब साहब, पुराने पीस पार्टी के हैं, ही इज़ अ वेटरन. वो होते तो आज पता नहीं, उन्होंने उनको रोकना मुश्किल हो जाना था आज. सर बट इट्स वेरी सैड सर. नो आई एम सॉरी सर. मैं इससे ज़्यादा I admit note पे तो we have lot of respect for you. We all know you very well, and you have very rightly said in your initiating remarks as well that you instructed your department that you will take PSC very serious and you will supervise all the replies to the paras as well. So इस पे तो मैं मिस्टर चेयर रिक्वेस्ट करता हूँ कि सेक्रेटरी साहब की इस एक्सप्लेनेशन को हम आज मान लें और इनको एक अर्जेंट रिव्यू मीटिंग का टाइम दे दें. सर वर्किंग पेपर हमारा एक्सेप्ट कर लें, वो अभी तक एक्सेप्ट हुआ है नहीं. वर्किंग पेपर सुबह 11 बजे आया, मैंने उनको कहा आई विल नॉट एक्सेप्ट वर्किंग पेपर दिस लेट, क्योंकि मेंबर्स को हमने तैयारी के लिए टाइम नहीं है. मेंबर्स नहीं सर, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन नाउ बिकॉज ऑफ द डिले वर्किंग पेपर आ गया है. नाउ द रिक्वेस्ट इज़ कि हमारी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें कि अर्लीस्ट डेट जो भी PSC आपने रिव्यू किया हुआ इस वर्किंग जी मैंने you are सुबह satisfied and prepared. किया. आई एम वेल प्रिपेयर्ड. Have you done the pre-PSC? Yes, we have. जी सर, कल हुई है. कल हुई है सर. इस एजेंडे को हम डेफर कर रहे हैं टिल नेक्स्ट मंथ, सितंबर में. सितंबर में वी विल टेक अप प्राइमरी हेल्थ एंड इंडस्ट्री टुगेदर. Thank you once again, sir, and apologies. उमर साहब, आप एक काम करेंगे? जी बताएं सर. आप यू हैव टू, इसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव जो लैप्सेस हुए हैं ऑन योर पार्ट, डिपार्टमेंट के पार्ट, एक कॉम्प्रिहेंसिव सा लेटर ज़रूर ड्राफ्ट कर दें. ठीक. टू दी PSC. ठीक है जी. ताकि हम उसके रिस्पॉन्ड में भी करें ताकि ये प्रैक्टिस दोबारा ना हो. ठीक है सर. हम इसकी पूरी आपको एक्सप्लेनेशन वगैरह लेके सबमिट I had a lot of things to say, but मैं in your respect I'm not saying anything now. सर आपकी बहुत मेहरबानी है जी, बहुत मेहरबानी. थैंक यू. Effort.